आपने क्या किया, सरफेस पे अपने पाँव को ऐसे रखा, ऐसे दबाया। सोच के देखो, आप जहां बैठे हुए हैं ना, वहां पैर को क्या करिए, फर्श पे ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए। और अब बताइए मुझे, एक सरफेस दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। सर कुछ देर तक ये जा नहीं पा रहा था और फोर्स बढ़ाया तो अचानक से चला गया। सर ये क्या था? आसान क्या हुआ, पुल करना ना, पुल करो बिंदास, उड़ा के ले जाओ जहां ले जाना है। सर समझ में आ गया। हाँ तो मैं भी तो यही चाह रहा था, इसमें क्या नई बात है। हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री चैतन्य एकेडमी चैनल। बेटा आज की इस लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, जैसा कि पहले से ही आपके लिए अनाउंस था ये चीजें। और आप इस बात का ध्यान रखें कि हम फ्रिक्शन सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उस पर बेस्ड हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी होंगे और आपको थ्योरी ऐसे बताया जाएगा कि आज आप पहली बार भी यदि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली 100% आप इसको सीख भी जाएंगे और इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बेटा, रेडी हैं आप? तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं यहां से। फ्रिक्शन, सबसे पहला टर्म है आपके लिए क्या बेटा? फ्रिक्शन। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने, जो बिल्कुल आपके कॉमन लाइफ से उसको ऐड करके देखेंगे तो फिर आपको मजा आएगा इसको सीखने में। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने किसी सरफेस पे चलना शुरू किया और देखिए मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि आपका ही पाँव बने। अब ये ड्राइंग कैसी बनेगी, इससे आप अच्छा बना रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा कि सर मैंने अच्छा बनाया या फिर जो भी है। अब मैंने ये कोशिश क्या किया है बनाने का, मैंने ये कोशिश किया है कि आप पैर आपका बनाओ, ऐसे चल रहे हैं कि सरफेस पे तो ऐसे रखेंगे ना। सुनिए, अब मैंने ट्राई तो वही किया है बनाने का। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये कैसा पाँव है, तो आप अच्छा बनाओ फिर, है ना। देखिए तो बेटा आप इसकी मीनिंग समझो, बताना क्या चाह रहा हूं कि आपने क्या किया, सरफेस पे अपने पाँव को ऐसे रखा, ऐसे दबाया। सोच के देखो, आप जहां बैठे हुए हैं ना, वहां पैर को क्या करिए, फर्श पे ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए। और अब बताइए मुझे कि आपने क्या किया कि इस फर्श को नीचे की तरफ प्रेस किया। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही वाली बात, मारा थप्पड़ तो उधर से लगा थप्पड़, है ना। एक मीम देखा होगा, ले थप्पड़ तो ले लपड़, ऐसा वाला। तो इसने क्या किया, नीचे की तरफ प्रेस किया, तो अर्थ सरफेस ने इस पे किया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। और ये है कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अर्थ सरफेस ने इस पैर पे जो फोर्स लगाया, उसको बोला हमने नॉर्मल अप्लाइड बाय दिस सरफेस ऑन दिस पार्ट, राइट। अगला बात, अब सोच के देखिए, आप क्या कर रहे हैं, धरती को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये आपको आगे की तरफ धक्का देता है, ऐसा फोर्स लगाता है एक। इसको मैंने बोला कि ये फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। इसी को बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन। और बोला जाए कि इस पे पैर पे नेट फोर्स सरफेस के द्वारा क्या लगा, तो आप बोलेंगे कि सर नॉर्मल भी ये अप्लाई हुआ था इस सरफेस के द्वारा इस पैर पे, और फ्रिक्शन भी अप्लाई हुआ इस सरफेस के द्वारा पैर पे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं। आपने वेक्टर का यदि पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा तो उसमें यही होता है कि दो वेक्टर को ऐड करना है, दोनों के कॉमन टेल से जो वेक्टर जाता है उस डायगोनल बनता है एक, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इन बातों को इतना अच्छे से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस है कि फ्रिक्शन जब आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें यूज होने वाले टर्म लाइक वेक्टर, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एफबीडी बनाना, ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो और इसको इतना अच्छे से पढ़े कि इस टॉपिक के क्वेश्चन करें और साथ ही साथ इस टॉपिक का यूज करके जो दूसरा चैप्टर है, लाइक आप जाएंगे
रोलिंग मोशन पढ़ने यानी रोटेशन वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, वहां भी फ्रिक्शन यूज होता है, तो वो भी क्वेश्चन आप कर पाए। अब सोचिए, ये नॉर्मल है, ये फ्रिक्शन है, तो ये क्या हो गया, इधर में इसका रिजल्टेंट हो गया, इसको मैंने लिख दिया आर वेक्टर, इसको लिख दिया एफ वेक्टर और इसको लिख दिया एन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर प्लस एन वेक्टर, ये बोलेंगे हम बेटा। आर वेक्टर को क्या बोलेंगे, एफ वेक्टर प्लस एन वेक्टर बोलेंगे। इसी आर वेक्टर को बोलते हैं कि रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ सरफेस ऑन दिस, या उसके द्वारा इस पे लगाएगा, इसका इक्वल अपोजिट है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, या बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, राइट, ऐसा बोल देते हैं। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन और नॉर्मल की इस रिजल्टेंट को क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स। अब अगला देखिए, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, या पहले यही समझ लीजिए, इसका जो कंपोनेंट अलोंग द कॉमन सरफेस है ना, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन, और इसका जो कंपोनेंट अलोंग द कॉमन नॉर्मल है उसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। आप बोलेंगे सर आपने तो पहले नॉर्मल बताया, फ्रिक्शन बताया, और उसके ही रिजल्टेंट को रिएक्शन बोल दिया, और आप इस पे उल्टी बातें आप कर रहे हो। अब आप कह रहे हो कि सर रिएक्शन का जो कंपोनेंट हुआ अलोंग द कॉमन टेंजेंट उसको बोला आपने फ्रिक्शन, और अलोंग द कॉमन नॉर्मल उसको बोला आपने नॉर्मल। ये क्या बात हुई सर? सर कुछ चीजों को पढ़ने के लिए तरीका बदलना पड़ता है। तो पहले हम बात कर रहे थे क्या एक्चुअल में यही है जिसका ये कंपोनेंट है, लेकिन हम आपको पहले यही बता देते तो आप कैसे मानते। तो पहले ये समझाना आसान था, बट हाँ हम जानते हैं कि इसके ही कंपोनेंट है ये और इसका कंपोनेंट है ये। अब यहां पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन के बारे में ये लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है, इट इज दैट कंपोनेंट, इट इज द, लिख लो यहां पे, इट इज द कंपोनेंट of total contact force which acts parallel to the contact surface, parallel to the contact surface, parallel to the contact surface. The friction force always opposes the relative slipping or tendency of relative slipping between the two contact surfaces. एक बात सर समझ में हमें आ गई कि जो रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द कॉमन टेंजेंट वो फ्रिक्शन होगा, अलोंग द कॉमन नॉर्मल वो नॉर्मल होगा। लेकिन जो आपने बाद में बताई कि ये करता क्या है, इट अपोजेज, ये नहीं समझ में आया, ये मैं आपको समझा रहा हूं। पहले आप बताइए क्लियर कि आपको फ्रिक्शन, नॉर्मल, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट, ये बातें समझ में आ गई। ये समझ में आ गई तो हम अब चलते हैं समझने कि फ्रिक्शन का काम क्या है, वर्क क्या है। ठीक है, ये करता क्या है, ये कहीं निकम्मा वगैरह तो नहीं है, नहीं निकम्मा नहीं है, बहुत सही काम का है। लगता है ऐसा फ्रिक्शन सुन करके नाम कि ये हमेशा अपोज वगैरह करता होगा, नहीं, बहुत सारा चीज क्या इसके बिना हो नहीं सकता। मैं चल रहा हूं, चल नहीं सकता यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो। मैं लिख रहा हूं, लिख नहीं सकता फ्रिक्शन नहीं होता तो। सोचो फ्रिक्शन कितने काम की चीज है। ठीक है, देखिए ये आ जाइए। अब हम ये सारी चीजें बताएंगे कि फ्रिक्शन का वर्क क्या है। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि फ्रिक्शन किस कारण से होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन का कारण क्या है, मान लीजिए यही दे दे आपके लिए, और क्या किया मैंने कि कुछ ऑप्शन दे दिए, कुछ ऑप्शन दे दिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें रटना नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए लिखा हुआ है ओल्ड व्यू। पहले लोग ये मानते थे कि कोई भी आप सरफेस देख रहे हैं ना, मान लीजिए बड़ा ही कोई प्लेन सा सरफेस आपको दिख रहा है, जरूर जैसे आप ग्लास की बात करते हैं, ग्लास के ऊपर भी आप अपने हाथ को रख करके ऐसे 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 करिए, आपको ना वहां भी ऐसा लगता है कि कोई है जो अपोज कर रहा है, आगे जाने से रोक रहा है, पीछे आने से रोक रहा है। क्या है, देखिए कितना भी स्मूथ सरफेस आप देख रहे हैं ना, जब आप माइक्रो लेवल पे जाकर के देखते हैं ना तो उसमें रफनेस होती है। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, हाँ यही तो बात है। क्या आपको मैं बोलूं ये जो दिख रहा है बहुत यहाँ पे सर ये प्लेन दिख रहा है, क्या इसमें रफनेस है, हाँ है रफनेस, उबड़ खाबड़ ऊंच खाल। अब सोचो कि सर इसका मतलब क्या,
इसमें ये जो आपने ये दिखाया है, ये रफनेस दिखाया, हाँ सर इतना बड़ा दांत दिखा दिया। अरे बेटा ये मैंने इसको जूम करके दिखाया है। अभी आप जहां बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं टेबल पे देखिए, वो प्लेन है ऐसे, लेकिन उसी को आप डिवाइस से देखेंगे ना तो वो आपको दिखेगा कि अरे यार इसमें तो बहुत सारा ऐसे 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 है। हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक सर। अच्छा ऊपर वाला सरफेस है मान लीजिए, उसके ऊपर उसमें भी ऐसा 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 रहता है। सर ये क्या बात कर रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ, लोगों ने यही बोला। और जब आप इसको इसके ऊपर रख के ऐसे चलाने लगे तो देखिए ये यदि जा करके यहां फंस जाए, ये जा करके यहां फंस जाए तो रुकेगा ना, नहीं रुकेगा। जैसे मान लीजिए आप जिस सरफेस पे चल रहे हैं अपने घरों में, उसको क्या करो हथौड़े से ऐसे 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 तोड़ दो और उस पर चलने की कोशिश करो, ऐसे पैर को ऐसे फिसलाओ, पैर ऐसे फिसलाइए, आपको बड़ा रुकावट फील होगा, बट वो बड़े लेवल पे, ये माइक्रो लेवल पे, वो मैक्रो लेवल पे है, राइट। तो सुनिए, तो लोगों ने बोला इसमें इंटरलॉकिंग हो जाता है, इसी वजह से फ्रिक्शन होता है। अब बोलोगे सर ये तो बड़ी अच्छी बातें लग रही है, समझ में तो आ रही है कि ऐसा होता है, जरूर फ्रिक्शन का ये कारण हो सकता है। बट बेटा अभी इसकी बातें जब करी जाती है तो पता है कारण क्या बताया जाता है, मजा आएगा सुन के। देखो अभी कारण पता है क्या बताया जाता है, देखो अभी कारण बताया जाता है कि नहीं सर यहाँ पे ना इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के मोलिकुल के बीच में जो फोर्स है ना इंटरमोलिकुलर, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का, उसकी वजह से ये होता है। आप बोलेंगे सर हाँ बात इतना बात सर समझ में आ गई, बट आगे बताओ। अरे भाई मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है सर, मेरा ये कहना है कि जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, बस एक कोई ऑप्शन इसमें से आप ध्यान रखिएगा, इसका कारण बताइएगा, इंटर मोलिक्यूलर फोर्स, ये कारण बताइएगा। और इसके साथ ही याद रखिएगा उसमें और थोड़ा स्पेसिफिक हो लेगा तो कहिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। क्या कहिएगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। बस ये आपको रटना ना पड़े इसके लिए मैंने ये सारी बातें करी और इतना समझाने की कोशिश करी, ठीक है। हाँ सर दो बातें हमें समझ में आ गई कि व्हाट इज द फ्रिक्शन कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट या अलोंग द कॉमन सरफेस, राइट। और दूसरी बात ये समझ में आ गई कि सर इसके कॉज के लिए हम याद रखेंगे क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। हाँ सर ये बात समझ में आ गई, आगे बताओ सर, आगे देखिए बेटा। अब सोचो, रुको, ये जो लिखा हुआ है ना ड्राई फ्रिक्शन, इसका बस इतना सा मतलब है, आपको सिर्फ आप फ्रिक्शन समझ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसके ज्यादा करने की, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आने वाला है, उसमें जो सरफेस टू सरफेस जो होगा ना बेटा, सरफेस टू सरफेस, वो दोनों ड्राई ही रहेगा, है ना। बाकी लिक्विड वगैरह में फ्रिक्शन होता है, जो आप विस्कस फोर्स की बात आप करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी आप के लिए वो नहीं करना है काम, आपको क्या करना है फिलहाल, ड्राई फ्रिक्शन, यानी कि दोनों सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है ना, वो क्या है, दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है क्या है, वो ड्राई है ना, ड्राई है, ड्राई है, ठीक है। अब इसके देखिए टाइप की बात हम समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आप जहां भी बैठे हुए हैं आप क्या करिए, एक काम करिए, एक काम करो, आप क्या करो, उस टेबल पे खूब ध्यान से सुनो, उस टेबल पे क्या करो, एक ईंट ला के रख लो, लाओ लाओ लाओ, जाओ उठा के लाओ, जाओ भाई निकलो, एक ईंट ला करके रख लो, रख लिया, हाँ सर रख लिया, आगे बोलो। एक काम करो, उस पे ना तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओ, ऐसे डन, ऐसे ऐसे थोड़ा सा फोर्स लगा, क्या वो चला, नहीं चला। सर क्या कह रहे हो, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि मान लो यहां पे एक ईंट है, क्या है ये, ईंट है। अब इसको तुमने ऐसे ही रख दिया सरफेस पे, हाँ सर रख दिया, आगे बताओ सर। अरे भाई नीचे लगा mg, बोलो हाँ, हाँ सर। ऊपर लगा नॉर्मल, हाँ सर। क्या सर नॉर्मल और mg अभी बराबर है, हाँ है सर। अभी केस में नॉर्मल और mg बराबर है, ये भी समझ में आ गया सर। अब क्या करो आप कि इस पे थोड़ा सा फोर्स लगा दो राइट डायरेक्शन में। सर हाँ मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा सा फोर्स, तुम एक काम करो, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा, चला क्या, नहीं चला। लेकिन एक बात बताइए, मान लीजिए आपने थोड़ा सा इधर फोर्स लगाया और नहीं चला, तो भाई कोई तो था जो इसको इधर जाने नहीं दिया,
वो कौन था जो इसको जाने नहीं दिया? वही तो सरफेस ने ईंट पे फोर्स लगा दिया। देखो जरा ध्यान से। अरे बेटा, तुमने इधर लगाया फोर्स तो सरफेस ने इधर लगा दिया इस पे फोर्स, और जाने नहीं दिया। ये जाना चाह रहा था, जाने नहीं दिया। इसकी टेंडेंसी थी जाने की, जा नहीं पाया। किसी ने रोका, किसने रोका? फ्रिक्शन ने रोका। लेकिन सर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं तब भी नहीं जा रहा है। हाँ नहीं जा रहा है, दोनों हाथ से लगा दो इसे, टक, अब चला गया। सर ये तो चला गया। सर कुछ देर तक ये जा नहीं पा रहा था और फोर्स बढ़ाया तो अचानक से चला गया। सर ये क्या था? अरे भाई, जब तक वो नहीं जा रहा था यानी जाने की टेंडेंसी तो थी, और जब जाने लगा यानी स्लाइड होने लगा। दो बातें, जब तक टेंडेंसी थी तब तक जिसने रोका वो भी फ्रिक्शन, और जब जाने लगा तब भी कोई रोक रहा है, वो भी फ्रिक्शन। लेकिन जब तक टेंडेंसी का अपोज कर रहा था फ्रिक्शन, तो उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो हाँ। हाँ सर। और जब वो जाने लगा तब भी कोई रोक रहा है, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक, डायनेमिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ सर। सर ये पढ़ के बताओ, देखो क्या लिखा हुआ है। अपोजेज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। वेरी गुड। अपोजेज रिलेटिव स्लाइडिंग। वेरी गुड। तो जब टेंडेंसी जब स्लाइडिंग का अपोज कर रहा होगा तो बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब सच में स्लाइड हो रहा होगा और उस वक्त जो फ्रिक्शन अपोज करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो बताओ, जल्दी से समझ में आ गया तो कमेंट में जाओ और लिखो हाँ सर समझ में आ गया। चलो जल्दी जाओ 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 कि लिखो, उसमें लिखो, फटाफट लिखो, लाइक भी करो, दोस्तों को भी बताओ कि हाँ समझ में आ गया। जलाओ कुछ दोस्त को जरा। ठीक है सर, समझ में आ गया। फ्रिक्शन के दो टाइप हो गए, कोई स्टैटिक और एक हो गए काइनेटिक या डायनेमिक। स्टैटिक कब? जब तक स्लाइडिंग की टेंडेंसी का अपोज हो, और जब एक्चुअल में स्लाइडिंग का अपोज हो तो काइनेटिक, टेंडेंसी का अपोज हो तो स्टैटिक। बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा आगे। सर अब देखो बेटा, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन ये दो अपने को समझना है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, फिर इन सारी चीजों को पढ़ के बताऊंगा। पहले इधर आ जाओ, एक नया पेज ले रहा हूं आपके लिए। अब सुनिएगा ध्यान से, रुकिए, सुनना खूब ध्यान से। इधर मैंने यहां लिखा क्या बेटा? पढ़ के बताओ, जल्दी से पढ़ो। क्या लिखा? फ्रिक्शन लिखा। क्या लिखा बेटा? फ्रिक्शन। और इसके दो टाइप हो गए। एक को क्या लिखा हमने? स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे जहां हो वहां बोलो, तो बोलोगे तभी तो मजा आएगा। और ये क्या हो गया बेटा? तो इसको बोला काइनेटिक फ्रिक्शन। बोल दो जल्दी से। हाँ सर, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, सोच के देखो जरा। मान लीजिए कि ये कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। ध्यान से समझना, एक ये एग्जांपल सब कुछ समझा देगा। 5 kg है और ये रखा हुआ है बेटा, ये रखा हुआ है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। हाँ सर। अब जरा सोच के देखिए कि इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, है ना? mg, महात्मा गांधी नहीं, mg, मास इंटू जी। m की वैल्यू बताओ 5, g की वैल्यू 10, तो कितना हो गया बेटा? 50 न्यूटन। बोलो हाँ। हाँ सर। और ऊपर की तरफ लगा नॉर्मल, ये नॉर्मल की वैल्यू कितनी? फिलहाल सिर्फ mg वर्टिकली डाउनवर्ड है और कोई फोर्स नहीं है इस पे, तो नॉर्मल की वैल्यू भी हो गई 50 न्यूटन इस केस में। इसका मतलब कतई नहीं है कि हमेशा नॉर्मल बराबर mg होता है। आज की क्लास में बताऊंगा कि कुछ अलग अलग भी हो सकता है। इधर आ जाओ। अब सुनो जरा, सुनो जरा, सुनो। मान लो, क्या करो? मान लो कि इस डायरेक्शन में तुमने कुछ फोर्स लगाया इस पे। क्या मान लो सर? मान लो कि राइट डायरेक्शन में तुमने कुछ फोर्स लगाया इस पे, इधर लगाया फोर्स, मान लो 5 न्यूटन लगाया और ये नहीं चला। इसका मतलब हुआ इधर कितना फ्रिक्शन लगा? 5 न्यूटन लगा।
हाँ सर। मान लो तुमने इसको 6 न्यूटन कर दिया तो ये भी 6 न्यूटन, ये 5 न्यूटन लगाया नहीं चला तो ये भी 5 न्यूटन हो गया। मान लो तुमने इधर लगा दिया 6 न्यूटन तो ये भी हो जाएगा 6 न्यूटन। तुमने लगाया इधर 7 न्यूटन तो ये भी हो गया 7 न्यूटन, नहीं चला। सर ये कैसे हो रहा है? अरे भाई जब तक नहीं चल रहा है तब तक यहाँ फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक। तो सर स्टैटिक की वैल्यू तो बदल रहे हो क्योंकि इधर कारण बदल रहे हो, ड्राइविंग फोर्स बदल रहे हो। अच्छा सर इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद दिमाग होता है क्या? हाँ होता है सर। वो अपने आप अपना दिमाग लगा करके चेक कर ले रहा है कि कितना से इसको ले जाना चाहता है। हाँ अपने आप चेक कर ले रहा है। इसको लग रहा है किसी ने 5 न्यूटन लगाया, ये कह रहा है चल 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 चल, चल कितना लगा? 5 न्यूटन लगा, इसको रोकते हैं। 6 न्यूटन लगाया रोक दिया, 7 न्यूटन लगाया रोक दिया। अरे सर इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट कर ले रहा है। हाँ इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी याद आपको। ठीक है सर, लेकिन कभी ना कभी तो चलेगा। हाँ सर कभी ना कभी चलेगा। मान लो कि आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तब ये वैल्यू हो गई 10 न्यूटन और अभी भी नहीं चला है। लेकिन जैसे ही तुमने 10.0001 किया चल दिया। क्या हुआ? चल दिया। चल दिया, गाते गुनगुनाते हुए चल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी पूरी लिमिट, अपनी पूरी औकात झोंक दिया तो 10 न्यूटन तक गया और 10 के बाद अब वो नहीं रोक सकता। इसका मतलब हुआ कि सर इसकी वैल्यू एडजस्टेबल होती है और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। आज के बाद से हम क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से नोटेशन लिखेंगे हम और इसको लिखेंगे Fk से। ठीक है। एंड इसकी जो मैक्सिमम, देखो अब बोलेगा कोई कि एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही होती है जितना कारण होता है या जितना ड्राइविंग फोर्स होता है। सर जितना ड्राइविंग फोर्स होगा क्या उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा? हाँ सर बताओ कैसे? 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, 10 तो 10। लेकिन 10 के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन ने हाथ खड़ा किया, बोला अब नहीं साहब हम नहीं रोक पाएंगे। तो हम सभी ने चिल्ला के बोला इसका मतलब तेरी औकात इतनी ही थी, तुम 10 से ज्यादा नहीं लग सकते हो। बोला हाँ। सर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताएंगे? देखो 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 वही तो बताने वाला हूं नेक्स्ट पेज में, इसी में बता देता हूं, यही बता देता हूं। देख लो जरा ध्यान से, देख लो कौन सा कलर ले लूं, जल्दी से लिखो बताओ। लो ये कलर ले लिया, हाँ सर ये कलर ले लो। देखो बेटा एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है लिखे हुए, दूसरी जगह लिख लो। कहाँ लिखो यार, यहाँ लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा ऐसा 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 कर दिया और रुक जाओ जरा ध्यान से। मैं चाहता हूँ एक साथ समराइज करूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे। सोचो कि तेरे लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूँ और तुम बस देखे जा रहे हो, ये नहीं कि कमेंट में लिखे हाँ सर समझ में आ गया। इधर देखो एफ एस मैक्स ये जो होता है ना, इसका नाम क्या होता है सर? ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या नाम होता है इसका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, जल्दी से बता दो। लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। मतलब सर नॉर्मल जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा एफ एस मैक्स होगा। समझाऊं कैसे? तुम एक काम करो, इस एक ईंट को चलाने के लिए तुमने 10 न्यूटन लगाया था ना, इस ईंट के ऊपर क्या करो 10 ईंट और रख दो और अब तुम फोर्स लगाओ। अब 10 न्यूटन से नहीं चलेगा, वो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
लेकिन सरफेस नहीं बदला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसी का मतलब हुआ कि नॉर्मल बढ़ा तो एफएस की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गई, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट, उसकी औकात बढ़ गई रोकने की। हाँ सर, समझ में आ गया ये बात। सर ये किसने बताया? ये बहुत सारे विद्वान लोगों ने बताया। कई लोगों का बस काम ही था पढ़ना लिखना, पढ़ा लिखा और सोच के बता दिया कि एफएस मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। और आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आता है तो उसको हटा करके एक कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट देने जा रहा हूँ बेटा, म्यू एस एन। सर कांस्टेंट का नाम म्यूएस हो गया। हाँ सर, इस म्यूएस का नाम क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सर समझ में आ गया। आगे बताओ सर। एक बात बताओ और सोच के जरा, तुम एक बात जरा चेक करना, आज ही चेक कर लेना। तुम क्या करो, किसी बड़े से बक्से को ऐसे धक्का देने की कोशिश करो, डा 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 डा, नहीं चला, तुमसे नहीं चला ना, अपने दोस्त को बुलाओ, बोलो धक्का दे, नहीं चला, एक और को बुलाओ, चल दिया। ए सुनो, जस्ट चलने से पहले तुमको ना बहुत फोर्स लगाना पड़ा, और एक बार चल दिया ना, थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, बस चल दिया। इसका मतलब तुम समझे कि जब एक बार चल दिया तो फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक, और थोड़ी राहत मिली, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ना थोड़ा कम है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। सर समझा नहीं, फिर से बताओ। अरे भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक लग रहा था जब तक ब्लॉक चल नहीं रहा था। रोकने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा के रोक दिया, जिस लिमिट पे जाकर रोका, जिस लिमिट तक रोका, उसको बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब एक बार चल दिया तो फ्रिक्शन लगा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। हाँ सर समझ में आ गया। इधर देखो सर, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोलो जल्दी बोलो। देखो इसकी वैल्यू भी लोगों ने कहा है, क्या खूब कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होगा। हाँ सर, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बता दो, म्यू के इंटू एन। सर म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर समझ में आ गया। मैं कैसे मानूं? ये सारी बातें मैं तुमको अब स्लाइड से एक बार दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना और तुम्हें बताना समझ में आया क्या। देखो जरा, देखो सुनो, ये काम क्यों नहीं कर रहा है भाई? अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? रुक जाओ। यहाँ आ गया मैं, कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ आ गया हूँ, यहाँ आ गया। चलो ये देखो बेटा, ये क्या है? ये से चल क्यों नहीं रहा था? ये चल नहीं रहा यार, चल क्यों नहीं रहा? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चलना चाहिए था इसको। क्या हो गया? ये खराब हो गया कि बंद हो गया? देख लेंगे बेटा। ऑफ है, ऑन है, अब तो चल ले, नहीं चल रहा। ऐसे दबा लो, क्या हो गया इसको? छोड़ो, मैं ऐसे ही कर लूंगा। देखो इधर कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या कह रहा है? वही अभी थोड़ा देर पहले सब कुछ पढ़ा दिया हूं, अब बस तुमको दिखा रहा हूं कि क्या होता है। फ्रिक्शन है किसने टाइप? दो, स्टैटिक और काइनेटिक। सर स्टैटिक में एक बोल रहे थे मैक्सिमम वैल्यू पे स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है भाई। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ो। कह रहा है इफेक्टिव बिफोर रिलेटिव मोशन बिगिन। हाँ, रिलेटिव मोशन सर स्टार्ट होने से पहले, हमें समझ में आ गया सर। मत दोबारा बताओ। बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। हाँ बिल्कुल सही है सर, रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा तब तक फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक। इट्स नेचर इज सेल्फ एडजस्टिंग। हाँ सर, ये तो आपने अच्छे से समझा दिया, हमें तो याद हो गया सर। इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अप टू सर्टेन लिमिट। हाँ सर, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होगा और उसकी जो वैल्यू होगी ना वो एक लिमिट तक होगी, सर्टेन। कह रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। सर ये समझ में आ गया। आपने बोला था कॉज या ड्राइविंग फोर्स, वही है ना? हाँ वही है। टेंडेंसी टू जनरेट द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। हाँ सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ सर, थोड़ा देर पहले आपने ये भी बता दिया है कि इसी को हम एफएस मैक्स आपने बोला था, और यहाँ बोल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सर समझ में आ रहा है सारी बातें? बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा ये काम नहीं कर रहा है, लो यहाँ से चेंज करना होगा। देखो कह रहा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? वही कुछ नहीं, इसी को मैं थोड़ा देर पहले ऐसे करके बताया था, एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। और
इसी को इसने एफ एस मैक्स को एफ एल लिख दिया है। एक ही चीज है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाऊंगा तो कांस्टेंट दूंगा म्यू इंटू एस इंटू एन। ठीक है, इस म्यूएस को क्या बोलेंगे सर? म्यूएस को बोलेंगे बेटा जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो जल्दी से हाँ या ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलो हाँ या ना। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ सर। चलो जी, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सर, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉ है। ये भी आपने तो बता दिया, मैं याद भी हो गया, दोबारा ही बता रहे हो, लॉ दोबारा बता देता हूं। कह रहा है इफ द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन, हाँ हाँ सर, रिलेटिव मोशन होगा तब होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन अपोजिंग द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन, देखो ध्यान से, स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिपेंड्स अपॉन एन लाइक दिस। सर ये बता क्यों रहे हो? आपने तो याद करा दिया, इच्छा था समझा दो दिया था। अरे बेटा, नोट्स थोड़े सुंदर दिखने चाहिए, दोस्तों को बताओगे, थोड़ा चलाओगे, मजा आएगा तेरे को भी। देखो जरा, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यही हो गया। म्यू के का नाम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड कहीं भी लिख के रख लो कि एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा ये मत लिखो, एक काम लिख लेना, थोड़ा सा प्रीवियस पेज में मैं जाकर के दिखाऊं कि यहाँ देख लेना, ये बहुत लिख लेना, एफ एस की वैल्यू जो होगी ना वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगी एफ एस मैक्स। मतलब सर, इसका मतलब सर समझाओ जरा। देखो बेटा, इसका मतलब तो वही था। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन की अंतिम औकात, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ही तो एफ एस मैक्स है, तो कोई भी अपने मैक्सिमम से छोड़ा ही रहेगा ना। बट ये इक्वेशन इतने काम का है, इतने काम का है कि तुमको लगेगा कि कितने काम का है, मैं क्या बताऊं। वो सुने हो ना, फगुनिया है ना, इतना प्यार करते, इतना प्यार करते, कितना प्यार करते, क्या बता। देखो ध्यान से, देखो जरा, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कुछ कहानी है, तुमको तो सब आता है, सब याद हो गया अभी। द वैल्यू ऑफ म्यूएस एंड म्यू के डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बोथ सरफेस इन कांटेक्ट। इन सब चीजों को ना ध्यान से पढ़ लो, कहीं लिख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में, थ्योरी के क्वेश्चन के लिए भी बुक फीड अलग से पढ़ना पड़े। बट बुक आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कह रहा था वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। म्यू के एंड म्यूएस आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। हाँ सर, कैसे सर? तो ये देखिए सर, यहां आपने लिखा था सर एफ एस मैक्स बराबर लिखा था आपने म्यूएस इंटू एन, और एफ के लिखा था म्यू के इंटू एन। अब यहां से ध्यान से देखिए कि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसका कोई डायमेंशन या यूनिट हुआ नहीं। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इसका कोई डायमेंशन या यूनिट हुआ नहीं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होगी कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते ही तो काम ही नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ये देखिए, कह रहा है ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या है? थोड़ा देर पहले मैंने आपको बड़े ध्यान से पढ़ाया था एक चीज, कि जैसे ऐसा था, देखिएगा ध्यान से, ये एक ब्लॉक था, है ना, इधर में आपने लगाया था 5 न्यूटन, तो इधर में एफ एस की वैल्यू कितनी हुई थी 5 न्यूटन। इधर लगाया था 6 तो ये हो गई थी 6, इधर लगाया था 7 तो ये हो गई थी 7। फिर ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई थी 10 पे, तो ये भी मैक्सिमम, ये 7 है, 7 है, 7 है, मैक्सिमम में भी चला गया 10 पे, आया ना? हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ था, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब आया था तो ये थोड़ा कम हो गया था। तो देखो, जब तक आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, आपने क्या, कौन सा फोर्स लगाया बेटा? आपने लगाया अप्लाइड फोर्स, जब लगा रहे थे तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर थी। 5 तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7। तब तक हम बोल रहे थे कि अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। इसका मतलब ग्राफ की बात आप करेंगे तो y बराबर x, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, 1 है, तो m की वैल्यू हो गई 1, यानी tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 बेटा। बोलो, इसका मतलब हुआ ये एंगल 45 डिग्री। तो शुरू में जब ग्राफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड के बीच में बनाएंगे तो ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। ये कलर नहीं दिख रहा होगा क्या बेटा आपको? रुको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, कोई दूसरा कलर क्या ले लूँ, ये ले लूँ, देखता हूँ। ये, हाँ ये दिख रहा होगा आपको, एफ एस हो गया। तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तब तक वो अप्लाइड फोर्स जितना होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, और एंगल क्या होगा 45 डिग्री।
और एक बार क्या होगा, ये अपने मैक्सिमम तक जाएगा, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, यहां पे होगा एफएस का मैक्स वैल्यू, और उसके बाद और भी फोर्स, अप्लाइड फोर्स को यहां से बढ़ाया बढ़ाया तो अचानक से ये फ्रिक्शन बन गया काइनेटिक और थोड़ा कम हो गया, और कम होके ये फिर कांस्टेंट हो गया। एफ के इजकल टू म्यू के इंटू एन ना बेटा, तो कम होके क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। समझ गया? हाँ सर समझ गए। इसका मतलब ग्राफ आपसे कभी बोले कोई कि फ्रिक्शन और जो अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए, तो क्या करिएगा, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करिएगा कि कुछ देर तक तो ऐसे ले जाइएगा, यानी 45 डिग्री एंगल, मतलब दिस बराबर दिस, अप्लाइड फ्रिक्शन बराबर अप्लाइड, मैक्सिमम तक ले जाइएगा, थोड़ा कम करके फिर ऐसे कर दीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जनरली कम होती है एफएस मैक्स से। हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन में अक्सर आपको बराबर लेकर के चलने की बात कर देता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर कर दीजिए, ऐसा ले लेता है अक्सर, बट कोई नहीं, आप जानिए उसका एक्चुअल कारण क्या है। ठीक है, चलिए, चूंकि वो स्लाइड डिफरेंस होता है ना, इसीलिए इधर आइए। अब ये कुछ नहीं, ये तो आपके लिए अब हलवा बन गया, गाजर का हलवा, घी में बना हुआ, आपका मनपसंद, सब आसान हो गया आपके लिए। कह रहा है कि एफ सरफेस, सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा, कांटेक्ट फोर्स, वो क्या होगा, तो आप भी जान रहे हैं कि क्योंकि देखिए नॉर्मल इधर गया, कलर बदल दूं, कलर यदि कोई कलर आपको इसमें ऐसा हो ना कि आपको परेशान कर रहा हो, तो कमेंट में बताना मुझे, तो नेक्स्ट टाइम से उसको यूज नहीं करूंगा मैं। ये नॉर्मल इधर हो गया, और अप्लाइड इधर फोर्स कर रहे हैं, आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर जाना चाह रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर आएगा, रुकने के लिए उल्टी डायरेक्शन में आएगी ये फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक हो, चाहे एफएस मैक्स हो या काइनेटिक हो, डायरेक्शन तो इधर ही होना है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इन दोनों का वो ये होगा, रिजल्टेंट फोर्स ये होगा। तो यही कह रहा है कि ये और देखो ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन किसने लगाया, इस सरफेस ने लगाया इस पे, तो इसलिए लिखा है एफ अप्लाइड बाई सरफेस, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इट्स मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखो ऐसा हो सकता है कि आपने सरफेस पे से रखा और कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो फोर्स नहीं लगाया तो कोई टेंडेंसी नहीं जाने की उसको कहीं दूसरी जगह, और ना ही जा रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो सिर्फ नॉर्मल ही यहाँ बचेगा, यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो हो गया। ये देखो, एंड मैक्सिमम की बात करता है, देखिए तो इस नॉर्मल को तो आप बदल नहीं सकती, ये नॉर्मल तो mg के बराबर हो जाएगा इस केस में, बाकी केस में ये अलग भी हो सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन, तो इसीलिए क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, इसकी मिनिमम बताने के लिए f को जीरो किया तो नॉर्मल के बराबर, नॉर्मल के बराबर, और जब इसका मैक्सिमम बताना है तो इस f को लिख दिया म्यू इंटू एन, तो म्यू एन बाहर आ गया तो ये हो गया। इसका मतलब सरफेस के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स होगा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्मल होगा, और लेस देन और इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। बोलो हाँ, हाँ बोलो, कमेंट में लिखो हाँ। ठीक है सर लिख दूंगा, अभी लिखो। सर नहीं अभी नहीं लिखूंगा, पहले फिजिक्स समझ लो। हाँ फिजिक्स समझ लो फिर लिख लो, या लिख दो यार एक बार, फटाक से लिख दो। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अब पढ़ लिया, जो पढ़ना था यहाँ तक पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ा अभी तक। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास, पढ़ो मेरे साथ पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है बोलो, अ ब्लॉक ऑफ मास, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is at rest on a rough horizontal surface having coefficient of friction static friction। ये देखो, अब यहां से ना क्वेश्चन करना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो, मजा आएगा। ठीक है, देखो कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है बेटा जी 1 kg, is at rest on a rough horizontal surface having coefficient of friction is 0.2, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका मतलब हुआ म्यूएस की वैल्यू दिया हुआ है बेटा 0.2 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.15,
इसका मतलब हुआ बेटा म्यू के की वैल्यू दिया हुआ है 0.15। सर समझ में आ गया, आगे बताओ। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड। अब आ जाओ यहां करते हैं ध्यान से क्वेश्चन, सोचो कि फ्रिक्शन का करेंगे कैसे। देखो इसका पहले ना एफबीडी बनाओ। कैसे बनाएंगे सर एफबीडी? तो नीचे की तरफ लगा दो फोर्स एम जी, महात्मा गांधी 1 इंटू जी की वैल्यू 9.8, तो ये हो गया 9.8। हाँ सर समझ में आ गया कि फोर्स लग गया एम जी नीचे। नॉर्मल किधर लगेगा? नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। सर इसका मतलब नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई? एम जी हो गई, एम जी की वैल्यू 9.8 हो गई। हाँ सर समझ में तो आ गया इतना, बहुत बढ़िया आ गया, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझ में आ गया सर नॉर्मल। अब एक बात बताओ, जब भी क्वेश्चन है ना तुम पहले ही क्या करो, इधर धीरे से बिना किसी को बताए हुए चुपके से एफएस की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल मैक्सिमम निकाल लो। कितना लगा सकता है? क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी से देख के बता दो, याद किए हो तो म्यू एस इंटू एन होता है सर। सर म्यू एस की वैल्यू कितना है? 0.2 है। और सर नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? नॉर्मल की वैल्यू 9.8 है। करोगे मल्टीप्लाई? करोगे? करके बता दो। 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 1.96। करोगे मल्टीप्लाई? तुम कर ही नहीं रहे हो कुछ यार। अरे 8 16 1 और 18 19, सही है, 1.96 हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, आगे बताओ। सब बढ़िया? सब बढ़िया? लिखो ना कमेंट में यार कि सब बढ़िया। कुछ भी तो लिख नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो यार। लिखो जल्दी से। हाँ सब ठीक है, बढ़िया, मजे में। 1.96 हो गया सर एफएस मैक्स की वैल्यू। हाँ सर हो गई तो हो गई। आगे बता दो जल्दी से। अब तुम बताओ खुद ही कि जब तुम राइट डायरेक्शन में उधर लगाओगे 1 न्यूटन का फोर्स, ये लगाओगे 1 न्यूटन का फोर्स, निकालना क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब तुम 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो एफएस की अपनी लिमिट है 1.96, तो ये 1.96 थोड़ी लगेगा, एक ही लगाएगा ना। इसका मतलब ए का आंसर हो गया बेटा, ए का आंसर हो गया एफएस बराबर 1 न्यूटन। ये जो क्वेश्चन था वही आंसर हो गया। बी का आंसर बताओ। अब तुम फोर्स लगा रहे हो 1.96, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिट को लेके आओगा 1.96 तक। तो अब इस केस में फिर से एफएस लग जाएगा, अपनी मैक्सिमम लगा लेगा और वो लगा लेगा 1.96। तो सर ये दूसरे बी का आंसर हो गया। हाँ ये बी का आंसर हो गया। सर सी का बताओ। हाँ अब आपने क्या किया है? 2.5 फोर्स लगा दिया है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज्यादा लगा दिया है। तो अब ब्लॉक बिंदास गाते गुनगुनाते चल देगा। और अब इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। और एफ के की वैल्यू कितनी होती है बेटा? म्यू के इंटू एन। और म्यू के का फॉर्मूला बता दीजिए, म्यू के का वैल्यू बता दीजिए 0.15, और नॉर्मल का वैल्यू बता दीजिए 9.8। इसको मल्टीप्लाई मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अब मुझे करके जल्दी से इसके मल्टीप्लिकेशन आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना आपका आंसर आया। मैं आपका आंसर देखूंगा, मैं आपका आंसर देखूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर से जरूर बताएंगे। कर रहे हैं, करो जल्दी। कितना आया? फटाक से कर दो आंसर। नहीं किया? इतने आलस, इतने आलसी तो आप नहीं थे, कब से हो गए इतने आलसी? हो गया? ठीक है सर, आगे बताओ सर। ये हम कर लेंगे। हाँ करिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लो, और क्या बताएं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन एक लिया हूं जानबूझ के, ताकि आपका पेशेंस टेस्ट कर लूं और आपको यकीन दिला दूं कि आप यदि मेहनत करें तो सीख सकते हैं, और आपके लिए चीज़ें टफ नहीं है। आप एक बार चीज़ों को सीखना शुरू कर दे तो टफ अप नहीं है, होता बड़ा आसानी है, और आप कैपेबल हैं। मैं आपको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सच में करें। और फिर ये मेरे सिर्फ चाहने से नहीं होगा, और आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि आप करना चाहते हैं, राइट। चलिए देखिए, कह रहा है लेंथ ऑफ अ चेन इज एल। हाँ सर, ठीक है सर, बताओ आगे बताता हूँ। पूरा चेन का लेंथ कितना है? एल है। डन।
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ का, क्योंकि सरफेस के साथ तो यही कांटेक्ट में है ना बेटा, तो यहाँ का है म्यू। ये कलर दिख नहीं रहा होगा इस पे, रुक जाओ ये कलर लेते हैं। हाँ, यहाँ का सरफेस का म्यू दिया है, म्यू दिया है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। जब कुछ नहीं, हालांकि स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा है राइट, कुछ नहीं लिखे तो दोनों के लिए ले सकते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन विच कैन हंग। अब सोचो ना, तुम अपने टेबल से क्या करो, एक चेन को ऐसे हैंग कर दो, देखना कि थोड़ा हैंग पार्ट होगा लेकिन फिसल नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे घसकाते जाओ, देखना फिसल जाएगा। तो मैक्सिमम कितना तुम हैंग करा सकते। अरे देखो भाई, ये टेबल हुआ, ऐसे चेन रखा, थोड़ा सा पार्ट इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर और करो, देखना एक वक्त के बाद ना ये गिर जाएगा ऐसे, टक टक टक। कैसे बचाओगे, कैलकुलेट करो कितना मैक्सिमम लेंथ हैंग करे हुए तब तक बचा रहेगा। सुनो ध्यान से, ऐसा देखो, इसका क्या होगा कि ऐसा सोचो, मैं यहां बना देता हूं एक बार आपके लिए, मैं यहां बना देता हूं, कलर ले लेता हूं, दूसरा कलर ले लिया, ये देखो ध्यान से, ऐसा ऐसा ले लिया, ऐसा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मान लो कि इस पार्ट का नीचे की तरफ लगा एम डैश जी, तो ऊपर क्या लगेगा बेटा जी, नॉर्मल, समझा। और सिर्फ इतने पार्ट का सोचो, इधर में जो ये पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का नीचे की तरफ लगा एम डबल डैश जी। आई थिंक ये दिख नहीं रहा क्या, लो यहां कर दिया, यहां पे क्या कर दिया, एम डबल डैश जी, बोलो हाँ। तो सिर्फ तुम इतने पार्ट का एफबीडी बनाओगे ना, इतने पार्ट का एफबीडी बनाओगे, तो इस पे लगाओगे। अब इसको पार्ट में बोल दे रहा हूँ 1 और इसको पार्ट बोल दिया मैंने 2, ठीक है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग ऐसा लिख रहा हूँ बट तुम समझदार हो इसीलिए, देखो ऐसा, सिर्फ ये दिखाया, इधर लगा दिया मैंने टेंशन, नीचे की तरफ लगा दिया एम डैश जी, और ऊपर की तरफ लगा दिया नॉर्मल। और क्योंकि ये जाना चाह रहा है राइट में, तो इसको सरफेस ने लगाया इधर की तरफ फोर्स एफ एस और रोक दिया। सर ये बना दिया इस पार्ट का आपने, हाँ। अब इस पार्ट का सर बना दो, लो इसका पार्ट का बना दिया ऐसे, इधर लगा दिया क्या बेटा, टेंशन, और नीचे क्या लगा दिया, एम डबल डैश जी। सर समझ में आ गया। अच्छा सर ये जा नहीं रहा है नीचे ना, हाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ टेंशन और एम डबल डैश जी बराबर होगा, हाँ। तो इसके लिए लिख लो टेंशन बराबर एम डबल डैश जी। तो बताओ एम डबल डैश कितना, मास बाई लेंथ इंटू ये लेंथ कितना है बेटा, देखो ये पूरा लेंथ है एल, ये वाई है, ये वाई है, ये एल माइनस वाई है, तो कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ वाई इंटू जी। तो ये हो गया टेंशन की वैल्यू, एक इक्वेशन। इधर आ जाइए बेटा, ये भी नहीं जाए इसके लिए जरूरी है कि यहाँ का टेंशन बराबर हो जाए एफ एस के, और क्योंकि आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लेंथ, हैंगिंग लेंथ मैक्सिमम है, देखो तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये कर दो एफ एस मैक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू ये वाला नॉर्मल, और ये वाला नॉर्मल कितना है बेटा, एम डैश जी है, ठीक है। अब यहाँ लिखिए म्यू, और इस एम डैश की वैल्यू बताइए, तो मास डिवाइडेड बाई लेंथ, और कितना लेंथ यहाँ है, तो यहाँ है लेंथ एल माइनस वाई, तो यहाँ क्या कर दूँ, एल माइनस वाई इंटू जी, ऐसा। हाँ सर ये समझ में तो आ गया, आगे बताओ। अरे भाई बता रहा हूँ आगे, सुनो क्या क्या, देखो ध्यान से। पहले इक्वेशन से आपने टेंशन की वैल्यू जो निकाला है, यहां मैं लिख रहा हूं अब फ्रॉम 1 and 2, समझा। अब देखो पहले इक्वेशन से आपने टेंशन की वैल्यू कितना निकाला है, m डिवाइडेड बाई एल इंटू वाई इंटू जी, ऐसा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी। और दूसरे इक्वेशन से म्यू एम डैश जी, यानी म्यू इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी। बोलो हाँ, हाँ या ना, हाँ सर। सर अब आगे बताओ, अब तो तुम ही जानते हो खुद ही, एम एल जी काम से गया, फिर बाकी को सॉल्व करिए। y बराबर म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू वाई, यहाँ सॉल्व करो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, y प्लस म्यू वाई, तो हो जाएगा ये म्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई
1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। तो तुम भी कैलकुलेट कर लो और मुझे बता दो कि हाँ सर हो गया। जो लोग भी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग ज़रूर मुझे बताएं कि हाँ सर मैंने ये कैलकुलेट किया था और मेरा आंसर आ गया था। मैं इंतज़ार करूँगा कि आप चैट में ये लिख करके मुझे बता रहे हैं कि हाँ सर इसका आंसर मेरा आ गया था। ठीक है, क्या आंसर आया आपका? म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आप करिए ये जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और करा दूं क्या? चलिए इसको एक बार आप कैलकुलेट करिए, थोड़ा देर आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं तो कर लीजिए एक बार, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आता हूं। आप जरा सोचें इसमें, इस क्वेश्चन में क्या था बेटा? कुछ चेन हैंग कर रहा था। हाँ सर समझ में आ गया, कुछ चेन हैंग कर रहा था और कुछ चेन का पार्ट जो था ऊपर की तरफ था। हाँ सर ये भी समझ में आ गया। अब आप बताइए कि जो पार्ट हैंग कर रहा था उस पे नीचे की तरफ लग रहा था mg और ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन जो उसका ज्वाइंट है वहां पे, और उसके कारण ही वो टेंशन और mg क्या हो रहा होगा? बैलेंस। और जो अपर सरफेस पे जो है, जो आपको सरफेस पे जो दिखाई दे रहा है उस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक। लेकिन लेंथ की बात क्या कर रहा है? तो लेंथ की बात कर रहा है आपसे कि मैक्सिमम, इसीलिए क्या किया? एफएस का मैक्स वैल्यू किया। तो जो पार्ट टेबल पे है उसका मास कितना हो गया? m बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी, और जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका मास, उसका वेट कितना हो गया? m बाई एल इंटू वाई इंटू जी। और वही जब आपने एफ एस मैक्स निकालना था तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये म्यू से आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू इंटू एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी, और यहाँ पे क्या है? म्यू एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी। दोनों को आपने बराबर कर दिया वहाँ, एम बाई एल इंटू वाई इंटू जी को म्यू इंटू एम बाई एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी को, फिर आपने एम बाई एल इंटू जी को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचा क्या आपका? वाई, और यहाँ बचा म्यू एल माइनस म्यू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? तो वाई की वैल्यू हो गई आपका म्यू एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेते हैं, देखिए ध्यान से इधर। इसमें क्या कह रहा है देखिए, एक टर्म होता है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? एक टर्म होता है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको समझते हैं जरा ध्यान से। देखिए ये जो ब्लॉक है क्या है? बोलिए आप, क्या है? ये एक ब्लॉक है, राइट? ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लग रहा होगा? इसका वेट, और सरफेस के द्वारा ऊपर इस पे लग रहा होगा नॉर्मल। सर समझ में आ गया। मान लीजिए आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया राइट डायरेक्शन में, तो इसकी टेंडेंसी होगी राइट में जाने की, तो उसको फ्रिक्शन रोकेगा पीछे। सर फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हो या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हो या काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हो? तो मैं फिलहाल ये कह रहा हूं कि जब आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है उस केस में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करिए? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रखिए। मैंने बोला ना आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताना है, तो यहाँ पे रखा है एफ की वैल्यू। क्या रखा है बेटा? एफ। अब बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट ऑफ ये है आपका, ये जो है आपका रिजल्टेंट है एफ और एन का रिजल्टेंट है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है W, इधर लिखा है एफ और ये है नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो है ये रिजल्टेंट ऑफ दिस एफ एंड एन। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है, नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है रिजल्टेंट फोर्स यानी रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, इन विच केस जब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, काइनेटिक नहीं, स्टैटिक की मैक्सिमम लेते हैं, तो इसी एंगल को बोलते हैं क्या हम? तो इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स लेना है
लिमिटिंग है ना फ्रिक्शन का एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसका रिजल्टेंट लेना है, मैक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज नोन ए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ठीक है सर, तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा FL/N, इस ट्राइंगल में tan लैम्डा हो गया FL/N, और FL की वैल्यू क्या होती है, तो FL की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, तो इस n से इस n को कैंसिल किया तो बचा म्यू एस। सर इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ यही हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ रिपोज ये मैंने बताया है एक जगह, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं, और फिलहाल आप याद रख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ स्लाइडिंग यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ स्लाइडिंग सेम ही चीज है। सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ स्लाइडिंग एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज अलग चीज है, बट उसकी वैल्यू जो होती है वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होती है। अब जब एंगल ऑफ रिपोज भी निकालेंगे ना tan थीटा, तो भी आपका आएगा म्यू, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, राइट। चलिए सर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए बेटा, यहाँ एंगल ऑफ रिपोज भी बता दिया हूं आपको, सुनिए ध्यान से क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। यदि किसी आप इंक्लाइंड पे जब आप किसी ब्लॉक को रखते हैं, अभी आप अपना फोन क्या करिए, अपने कॉपी पे रख के कॉपी को ऐसे टेढ़ा करिए, आप देखिएगा कि शुरू में जब आप ऐसे रखेंगे तो नहीं फिसलेगा, थोड़ा और इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे तो फिसल जाएगा। तो जिस एंगल तक वह इक्विलिब्रियम में था, स्लाइड नहीं कर रहा था, मैक्सिमम एंगल ये थीटा की जब तक कि वो स्लाइड नहीं किया, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री तक स्लाइड नहीं किया और 31 पे स्लाइड कर रहा है या 30.00001 पे स्लाइड कर रहा है, तो 30 को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, और 30 से कम 29, 28 उस पे तो स्लाइड करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है सर, mg इधर लगेगा, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, तो नॉर्मल लग जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा कि आपका mg cos थीटा, इधर चला जाएगा कि आपका mg sin थीटा। ये मैं शायद नहीं दिख रहा है, मैं इधर बना देता हूँ दोबारा, लीजिए ऐसे। इधर क्या है बेटा, मैंने इसके शॉर्ट्स बड़े अच्छे बनाए हैं, आपको YouTube पे दिख जाएगा, आप वहां से ध्यान से इसको देख सकते हैं। YouTube पे मैंने जितने भी शॉर्ट डाले हैं ना बेटा, आप जा करके यदि सर्च करेंगे श्री चैतन्य एकेडमी नीट के चैनल पे शॉर्ट्स करके, तो उसमें जितने भी शॉर्ट डाले हैं ना, सब इन्फॉर्मेटिव है, बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है, उसको देख सकते हैं आप। mg इधर है, तो इधर क्या आएगा बेटा, mg का साइन थीटा, और इधर क्या आएगा mg का कॉस थीटा, इधर क्या आएगा बेटा नॉर्मल, और इधर क्या जाएगा आपका, तो इधर जाएगा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि जस्ट ये स्लाइड करने वाला है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा करेंगे, नॉर्मल की वैल्यू क्या लिखेंगे, mg का कॉस थीटा, और fs की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ रही है mg साइन थीटा, क्योंकि वो रुका हुआ है, लेकिन आप जानते हैं fs की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, ये लिखा आप अपने मर्जी से, और ये यहाँ इक्विलिब्रियम की वजह से, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए mg साइन थीटा, फिर आप यहाँ म्यू एस, और नॉर्मल को क्या लिखेंगे बेटा, नॉर्मल को लिखेंगे mg कॉस थीटा, ठीक है, बराबर mg साइन थीटा। मैंने फास्ट लिख दिया क्या, मैं समझा दूंगा, देखिए सर नॉर्मल mg कॉस थीटा के बराबर है, समझ में आ गया। सर आपने बोला कि ये अभी जस्ट स्लाइड करने वाला है इसलिए लिमिटिंग वैल्यू लिखा, हाँ सर। सर ये बराबर होगा mg साइन थीटा के, हाँ वो भी समझ में आ गया सर। तो फिर समझ में क्या नहीं आया आपको, देखिए ये नॉर्मल की वैल्यू हो गई mg cos थीटा, हाँ सर। fs की मैक्स वैल्यू यहाँ mg साइन थीटा है, हाँ सर। लेकिन हम fs मैक्स हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं म्यू एस इंटू एन, हमने लिख दिया म्यू एस इंटू एन, म्यू एस और एन को लिख दिया mg cos थीटा, और ये हो गया mg साइन थीटा, राइट। अब यहाँ से बताइए mg कट गया, तो ये हो गया tan थीटा, tan थीटा बराबर हो गया यहाँ से म्यू, तो tan थीटा बराबर ये भी आ गया म्यू एस, ऐसा tan थीटा म्यू एस ही आ गया, यानी कि फिर आप कह रहे हैं थीटा इजकल टू क्या हो गया सर, तो थीटा इजकल टू हो गया tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। और थोड़ा देर पहले आप देखिए कि यही आया था, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो एक ही वैल्यू आ रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये कह रहा है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अब एक बात बताइए बेटा, सुनो,
इसका मतलब क्या है कि कोई एक ब्लॉक रखो, उस ब्लॉक को आप क्या करो, ऐसे धक्का दो, ऐसे पुश करो, और एक होता है कि उसको पुल करो। आप देखेंगे कि पुल करना आसान है, खींचना किसी को ऐसे आसान है। जैसे आप देखो बैलगाड़ी देखे हो, बैलगाड़ी में कभी आपने देखा कि बैल को पीछे रखा हो? नहीं, आगे रखते हैं ताकि वो पूरे वो जो भी उसको बोलते हैं आप, उसको पूरा खींच के ले जाए। ट्रॉली जो है, ट्रॉली को खींच के ले जाए। खींच के ले जाना आसान है, रादर देन किसी चीज को ऐसे पुश करने से। खींचना आसान है, पुल करना आसान है। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा फिजिक्स आपको। देखिए यहां सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो आपने किसी चीज को क्या किया, इधर की तरफ ऐसे क्या किया, जैसे आपने क्या किया, किसी चीज को ऐसे इधर की तरफ क्या कर दिया, तो आप इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, वेट तो गया नीचे और एफ गया इधर, ये एफ का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ साइन थीटा आएगा। मैं इधर बना देता हूँ बेटा, शायद ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। देखिए ऐसे आपने पुल किया, मतलब ऐसे फोर्स लगाया, ये है आपका थीटा, तो देखिए इधर क्या हो गया, एफ कॉस थीटा हो गया बेटा, और इधर क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। इधर क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया, और नीचे क्या लग गया, तो नीचे लग गया एम जी, बोलो, और एक लगेगा एस की तरफ नॉर्मल। तो सोच के जरा देखिए, इस केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, तो होगी नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। तो नॉर्मल बराबर कितना हो गया बेटा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हाँ सर, तो इससे कैसे पता चलेगा कि क्या आसान है क्या टफ है। अब एक बात बताइए आप, अब आपसे पूछा जाएगा कि एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्योंकि रोकेगा कौन, पीछे लग के एफ एस आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो होगी म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस और एन की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हाँ सर समझ में तो आ गया, बट इससे कहां प्रूफ हो गया कि क्या आसान है। यहां आ जाइए, यहां बताइए, एफ आपने इस केस में क्या किया है, आपने एफ लगाया इस डायरेक्शन में, एम जी लगा नीचे, और नॉर्मल लगा ऊपर। हाँ सर ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन इस बात केस में देखिए आप, यदि आप कह रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये जाएगा आपका क्या, एफ साइन थीटा। तो जरा देखिए बेटा कि इसमें हो जाएगा आपका एम जी नीचे, एफ साइन थीटा भी नीचे, देखिए ये एम जी नीचे और एफ साइन थीटा भी नीचे, और नॉर्मल गया ऊपर। तो इस केस में देखिए नॉर्मल की वैल्यू हो गई एम जी प्लस एफ साइन थीटा। हाँ सर समझ में आ गया कि फोर्स लगा इधर थीटा ऐसे, तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, बोलो नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा बराबर नॉर्मल। इस केस में जरा तुम एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू लिख के देखो, तो वो क्या आएगा, म्यू एस इंटू एन आएगा। तो म्यू एस और एन की वैल्यू हो जाएगी क्या, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तुम खुद बताओ, अपनी सद्बुद्धि से अपनी ज्ञान चक्षु खोलो, ज्ञान की आंखें खोलो, थोड़ा सोचो और बताओ कि इस केस में जो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है। तो इस केस में जो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू है वो इतना है, और इस केस में इतना है। कौन ज्यादा है बेटा, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, यानी कि रोकने वाला यहां ज्यादा मजबूत है। किस केस में, जब आप इसको पुश कर रहे हैं तो रोकने वाला मजबूत है, तो टफ होगा ना खींचना, ये इसको धक्का देना टफ होगा ना। तो आसान क्या हुआ, पुल करना ना, पुल करो बिंदास, उड़ा के ले जाओ जहां ले जाना है वहां। सर समझ में आ गया, हाँ तो मैं भी तो यही चाह रहा था, इसमें क्या नई बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा जी। देखिए चलिए और करें, और भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रहने देता हूँ, है ना, ये आप करके दिखाइए मुझे जरा। और भी है ये क्वेश्चन है, बहुत सारा और भी क्वेश्चन मैं लेके रखा हूँ। हाँ तो एक काम करते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, है ना।
ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग ये कर लेते हैं, कम से कम इंक्लाइंड वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन और रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, ये शायद मुझे डाउट हो रहा है कि ये आपको दिख रहा होगा क्लियर कि नहीं, इसलिए ना मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी ऐसा एक इंक्लाइंड है, ये रफ इंक्लाइन है ऑफ कोर्स, इस पे आपने क्या किया, तो एक ऐसा ब्लॉक रखा, ऐसा एक ब्लॉक रखा और इसको छोड़ दिया आपने, तो इस पे क्या होगा कि फोर्सेस लगेंगे। इस पे मैं ये कलर ले लेता हूँ, इस पे फोर्स लगेंगे। देखिए कैसे, इधर लगेगा आपका mg, बताइए हाँ या ना, और mg का इधर कंपोनेंट क्या होगा बेटा, और इधर क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। तो इधर हो जाएगा आपका mg का साइन थीटा। अरे ये तो समझते हो, ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो इस पे परपेंडिकुलर बनाएगा वर्टिकल से थीटा, तो इसलिए इधर हो जाएगा क्या, mg का cos थीटा। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा नॉर्मल। बोलो हाँ, हाँ सर। और मान लो कि ये थीटा की वैल्यू ना एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो ये स्लाइड करना चाह नहीं रहा होगा, स्लाइड कर रहा होगा। तो जब ये स्लाइड करेगा तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, और स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और क्योंकि आप कह रहे हैं नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, वही लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन और रफ इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए एक्सेलरेशन इधर, बताइए आपने क्या पढ़ा था, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इधर की तरफ का फोर्स बताइए, तो अलोंग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा और अपवर्ड डायरेक्शन में एफ के, समझ गए। तो बराबर क्या हो गया बेटा, m इंटू ए। तो इसको लिखिए mg sin थीटा माइनस एफ के की वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन, और एन क्या है यहाँ, mg cos थीटा। मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ एन क्या हो रहा है बेटा जी, तो एन हो रहा है mg cos थीटा। बोलो हाँ, हाँ या ना, हाँ सर। अब सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, लो मैं ये हटा दिया, अरे ऊपर वाला हट रहा है क्या, लो सुनो जरा ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर लिख दूंगा, ये देखो, ये देखो, ये तुम आ जाओ, हाँ देखो। तो mg sin थीटा माइनस एफ के की वैल्यू बताइए बेटा, एफ के की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितना, mg cos थीटा। तो म्यू इंटू एन mg cos थीटा बराबर एम ए, एम कट गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो हो गई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो बहुत सिंपल है, डाउन द इंक्लाइन कितना फोर्स लगा, एम जी साइन थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन अप में क्या लगा, एफ के, म्यू इंटू एन यानी एम जी कॉस थीटा। ये तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, क्या हो रहा है इसमें, हाँ नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर एम ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो कमेंट में जाके लिखो कि हाँ सर समझ में आ गया। यदि सब्सक्राइब कर लिए हो तो ठीक, नहीं है तो करिए, और दोस्तों भेज दो, भेज दो, भेज दो, ये तो स्लोगन है आजकल, तुम भी भेज दो फटाफट। लो ये क्वेश्चन करोगे, चलो आया एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, बताओ इसमें क्या हो रहा होगा। देखो इसके लिए बताओ क्या करोगे, इसका एफबीडी ऑलरेडी बना हुआ है, टेंशन इधर है, क्या हो रहा है इसमें दोस्त, रुक जाओ रुक जाओ, ये हाँ ऐसा, तुम आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। हाँ देखो इधर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है इधर, और ये यदि इधर स्लाइड करना चाहेगा तो इधर की तरफ क्या लगेगा, स्लाइड करेगा, करना नहीं चाहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि स्लाइड कर रहा है, तो इधर होगा एफ के, और एफ के क्या होता है, म्यू इंटू एन, और ये एन कितना है, m1g, तो ये हो जाएगा म्यू m1g। हाँ सर समझ में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ बताइए, इधर लगेगा नीचे m2g, m2g थोड़ा अच्छे से लिख दो, लो m2g, और इधर लगेगा टेंशन, और ये मान लो नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन से, तो नीचे लगा m2g, ऊपर लगा टेंशन, इसी टेंशन की वजह से इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन लगा इधर म्यू m1g। इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड ए है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये इधर जाएगा, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ
है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ना तो ये स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो लिख दीजिए फोर्स इक्वेशन ऑफ, ध्यान से, फॉर, मैं यहां लिख रहा हूं फोर्स इक्वेशन, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर m1। m1 कहां है बेटा, m1 यहां है, लिखिए टी किधर, राइट वर्ड, माइनस म्यू m1g किधर, लेफ्ट वर्ड, है ना। म्यू m1g किधर, बोलो ना, म्यू m1, अरे बोलो भाई, म्यू m1g बराबर m1 इंटू ए। लो ये बड़ा लाइन दे दिया मैं यहाँ, बोलो हाँ, हाँ सर। फॉर m2 बता दो बेटा, m2 के लिए बताओ, नीचे कितना, m2g माइनस टी बराबर m2a, समझ गए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा m2g माइनस म्यू m1g बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए g कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। क्या हो गया बेटा ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो गई m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। बोलिए समझ में आया, तो ये आपको आ गया समझ में। तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से करिए, है ना, कुछ क्वेश्चन तो खुद से भी करना चाहिए आपको, ठीक है। तो है कुछ क्वेश्चन इधर, आप पीडीएफ डाउनलोड करके कर सकते हैं उधर से चाहें तो, है ना। तो चलिए, तो बेटा अब आप मुझे बताइए कि आपको टॉपिक समझ में आया। यदि कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए जिसमें डाउट हो या लग रहा होगा वो पढ़ना है, तो कमेंट में आप लिख करके बताइए। नंबर ऑफ जितने स्टूडेंट्स पूछेंगे उसके बेसिस पे हम फिर कोई डिसाइड करके नया टॉपिक लेकर के आएंगे। वैसे आपको बता दूं कि नेक्स्ट मैं इसमें लेने वाला हूं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड देन रोटेशन के कुछ चैप्टर लेंगे, और फिर मैं पीवाईक्यू का एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं जिसमें आपको लास्ट के 5 ईयर सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू बताऊंगा। और आपको मान के चलिए कि आपके पूरे एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आप भी मेहनत करिए और बताते रहिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, और वही लाइक शेयर कमेंट। आपका यदि कुछ कमेंट सही आता है तो बड़ा हेल्पफुल होता है आगे चीज़ों को बढ़ाने में, है ना। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।